वीवर्क इंडिया। इस कंपनी के एमडी और सीईओ करण विरवानी साहब होंगे। करण, हाय, गुड आफ्टरनून, जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में इनसे बातचीत। पहले क्विकली एक बार जरा निफ्टी दिखा दीजिए स्क्रीन पे। अच्छा लग रहा है, इसलिए बाबा दिखाने का मन कर रहा है। और तेजी तूल 25,300 के ऊपर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक और अच्छा शेड 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। और तीसरी चीज ब्रेथ देख लीजिए, 5:3 एडवांसेस के फेवर में, तो स्क्रीन बढ़िया है। अब आइए वीवर्क पे। अच्छा, वीवर्क का जरा सा प्लीज वो दिखाइएगा स्टॉक। आज लिस्ट वैसे ठंडा रिस्पांस था आईपीओ का, 1.25 गुना भरा था। 648 रुपीज की इशू प्राइस थी और 631 के आसपास इशू प्राइस से 2.5% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। करण, एनीवेज, एक तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और दूसरा कांग्रेचुलेशंस सेकेंडरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, इससे पहले न्यू ईयर कंपनी हमारी बातचीत हुई नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में उतरूंगा। पढ़ रहा था आपके आने से पहले कि 8 साल पुराने ऑपरेटर हैं फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस के। वो आरएचपी कहता है कि 1.2 लाख सीट्स थी जून एंड में, जिसमें से 1.1 लाख ऑपरेशनल थी। ताजा स्थिति क्या है करण, और सीट एडिशंस का आगे की प्लान, आगे की तस्वीर कैसी रहेगी? FY26 एंड तक कितनी ऑपरेशनल सीट्स होंगे हमारे पास? फर्स्टली बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने में। हमारे जो ग्रोथ है अभी जो ऑपरेशनल सीट्स है लगभग 1,14,000 डेस्क ऑपरेशनल है। बाय द एंड ऑफ द ईयर हम ये 130 तक ले जाएंगे, तो another 15,000 desk addition over the next 6 months roughly. Sometimes the buildings may slip to next financial year, but by April we should have close to about 1,30,000 desk. तो हम हमारे पेस और ग्रोथ प्लान पर ऑन ट्रैक है, और हर साल हमने ऐसे ही 20-25,000 डेस्क की एडिशन की प्लान है। अच्छा करण, अब तो क्या है, बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस कंपनीज आके लिस्ट हो रही हैं। जब शुरू में बातचीत होती तो लगता बड़ा नॉवल सा आइडिया है। अब तो ये स्पेस कोवर्किंग की काफी क्राउडेड है, बड़े छोटे प्लेयर्स मिला के तो बथेरों हो चुके मार्केट प्लेस में, और एंट्री बैरियर्स है नहीं। आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? इस इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को कैसे देखते हो? तो 8 साल में अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 500 अदर ऑपरेटर्स है, मगर और जैसे आपने बोला इसकी एंट्री जो है ना, इसका बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम है। तो किसी के पास जिससे एक एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी कमर्शियल स्पेस, वो उनको वो कोवर्किंग स्पेस टर्न कर सकते हैं। मगर ये बिजनेस के लिए there's a big barrier to scale. If you need to be a scaled operator, you have to actually have a lot of capital. You'll have to deliver a lot of capital for capex. तो अगर आप देख सकते हो कि सिर्फ इंडिया में almost only 5 operators who are largely at scale pan India and upwards of 3 million square foot. So we see the landscape similar to what you'll see in hotels or even in real estate developers, जहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, मगर everyone will have different pricing, different niche and different value prop, and only one of you will be able to scale at a large level in the top tier of the market. अच्छा करण, 45% आपके रेवेन्यूज बेंगलुरु से आते हैं। खैर शायद लॉजिकल भी हो, क्योंकि वहां पे सबसे अच्छा डिमांड होगी कोवर्किंग स्पेस के लिए, लेकिन एक कंसंट्रेशन रिस्क तो बन जाता है ज्योग्राफिकली। क्या आप लोग प्लान कर रहे हो बेंगलुरु पे अपना डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए, या मोटा मोटी ऐसे ही रहने वाला है? अगर आप इंडिया के कमर्शियल ऑफिस की डिमांड देखोगे कि अगले 10 साल के लिए बैंगलोर कंसिस्टेंटली 30 to 40% उसका कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो ये डिमांड जो है बैंगलोर में वो दैट कंटिन्यूज, और हमारा ग्रोथ भी ऐसे ही जाएगा। मगर हम देखेंगे कि अगर सिटीज़ लाइक हैदराबाद, जहाँ बहुत सारे GCCs अभी जा रहे हैं, चेन्नई भी अभी बडिंग हो रहा है, और पूना भी
एक ग्रोथ सिटी है हमारे लिए, वहाँ बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान्ड है। और इस साल में आप देखोगे कि हमारे पास गुड़गांव में भी बहुत सारे एक्सपेंशन और बहुत सारी बिल्डिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रीमियम बिल्डिंग्स भी एरो सिटी में, साइबर सिटी में। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू रोल दैट आउट बिकॉज इट विल ऑल्सो बी स्लाइटली मोर प्रीमियम product which we are seeing a lot of demand for and which will mean slightly higher pricing and better revenue also. कह रहा था बेंगलुरु से एक और बात जहन में आ रही है, ITES में एक स्लो डाउन है। काफी समय हो गया, अब तो थोड़ा सा दिक्कत से स्पेस गुजर रहा है और बाकी कई सारे सेगमेंट्स भी हैं जो ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते दिक्कत में आ रहे हैं। ऐसे में आई एम श्योर आप भी चैनल चेक्स अपने क्लाइंट्स के साथ करते होगे। कोई डिमांड ठंडी पड़ने के इंडिकेशंस आ रहे हैं या कोई चिंता आगे चल के दिक्कतें और बढ़ेंगी? तो ये बात है कि जब दुनिया बहुत वॉलेटिल होता है, हमारे बिजनेस के डिमांड एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सबको फ्लेक्सिबल टर्म्स चाहिए और वो लोग लॉन्ग टर्म लीसेस नहीं साइन कर रहे हैं। तो बहुत सारे डिमांड जो ट्रेडिशनल स्पेस में जा रहा था, अभी वो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में आ रहे हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, बिकॉज वी आर इन द मिड टू प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द मार्केट, वो IT और ITES क्लाइंट्स नहीं है। दीज आर लार्जली GCCs। अगर आप देखोगे कि जब ये ITES की हायरिंग और डिमांड कम हुआ है, GCC का हायरिंग ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हुआ है इन दिस लास्ट 1 ईयर ऑन द लास्ट 2 years। और वो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हम देख रहे हैं उसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं डिमांड स्लो डाउन की एक डर था इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब उसमें फिर वो बिजनेस मॉडल का इश्यू है, क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन लीज मॉडल पे काम करते हैं, एग्रीगेटर के तौर पे नहीं कि किसी की जमीन, मतलब किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर और हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब अपसाइकिल होती है तब तो ये आपका मॉडल एकदम सटीक है, पर एक कंसर्न है आने वाले दिनों में मामला ठंडा पड़ा, डाउन साइकिल आई तो उतना ही सीवियर इंपैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। आई एम श्योर एक कंसर्न्स आपसे पहले भी उठाए गए होंगे रोड शो के दौरान, उसके बाद भी। कैसे डिफेंड करते हो आप? क्या आर्ग्यूमेंट होता है इसके अगेंस्ट में आपका? सर, हमने 8 साल में बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, इंक्लूडिंग कोविड। सो वी बिन थ्रू ऑल ऑफ द डाउन साइकिल्स। ये जो आप कह रहे हैं सही है, मगर उसको मिटिगेट करने के लिए हमने एक फोकस्ड रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी चूज़ किया है, जहां हम सिर्फ हाई डिमांड माइक्रो मार्केट्स और ग्रेड ए एसेट्स में स्पेस ले रहे हैं। ये एसेट्स, ये बिल्डिंग्स और ये माइक्रो मार्केट्स डाउन साइकिल और अप साइकिल्स में भी उधर हमेशा डिमांड रहता है। एंड बिकॉज दीज आर सो कोर इन द सिटी एंड टुडे इंडिया स्टिल हैज़ वेरी लिमिटेड grade A supply in comparison to the demand, whether it's an upcycle or down cycle, जो हम space लेते हैं, जो in 1 year only about 1 million to 2 million square foot, अगर आप देखोगे वो इंडिया की पूरी मार्केट की इवन 1% नहीं है। तो हमारे इम्पैक्ट जो है upcycle और डाउन साइकिल्स में बहुत कम है। एंड इट्स इवन लेस बिकॉज वी आर इन द बेस्ट लोकेशंस इन द बेस्ट माइक्रो मार्केट्स। टिपिकली you will see that the demand gets impacted in grade B assets in fringe locations or in lower priced markets. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात करण, आपके मैं देख रहा था पर सीट रियलाइजेशंस फार अहेड हैं आपके इंडस्ट्री पियर्स से। शायद जो आप कह रहे हैं प्रीमियम मार्केट्स, प्रीमियम प्लेसेस, उस पर प्राइम लोकेशन से रहने का फायदा होगा, लेकिन इस तरह के रियलाइजेशन में आपके और आपके पियर्स के डिफरेंशियल्स जो हैं वो सस्टेनेबल हैं क्या? हाँ, तो एक पॉइंट है जो हम ये एसेट्स ले रहे हैं, जैसे आपने बोला ये प्राइम लोकेशंस में जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर हमने लास्ट 3 साल में दूसरे सब रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी अनलॉक किया है, जैसे हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस और हमारे सर्विसेज बिजनेस, वो ये रियलाइजेशन के ऊपर ऐड कर रहा है। इसलिए हमारे रियलाइजेशन इंडस्ट्री से बहुत काफ़ी ज़्यादा है। एंड वी सी दैट दिस इज सस्टेनिंग as we don't want to keep just adding seats and real estate to grow the business. We will continue to do that, मगर हम दूसरे revenue streams we'll find ways to go deeper into the wallet share, which are high margin businesses, which will add more utilization and better margins for the business. एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। इस बीच SIP इनफ्लोज का डेटा आता हुआ, 29
1361 करोड़ के SIP इनफ्लोज एक मंथ में, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 29,000 करोड़ रुपए के पार जाते हुए पिछली बार 28,265 के थे। बढ़िया है, हम और आपका कन्विक्शन जस का तस बना हुआ है। SIP के इनफ्लो सितंबर महीने के रिकॉर्ड आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। खैर करण, अब तो क्या है, लिस्टिंग हो गई, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स की आगे की ट्रेजेक्टरी पर हम बात कर सकते हैं। आप किस तरह की ग्रोथ फैक्टर इन कर रहे हो, पेंसिल इन कर रहे हो यहां से? और एक पॉइंट और, FY25 से Q1 जो अभी रिसेंट रिजल्ट RHP में मेंशन था, उसमें मार्जिन्स में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आ गया 400 बेसिस पॉइंट्स का। तो मार्जिन की सस्टेनेबल ट्रेजेक्टरी यहां से कैसी रहेगी? तो जैसे हमने लास्ट ईयर एक 22% मार्जिन डिलीवर किया एट एन एडजस्टेड एबिटा लेवल, हमको लगता है कि एट मिनिमम दैट विल बी द मार्जिन दैट वी विल टारगेट फॉर दिस ईयर. We hope that there'll be actually an expansion in the margin. Like I said, like you said, 18% was Q1, Q2 जैसे occupancy rise हो रहा है तो margin भी expand हो जाता है. और जब हमारे occupancies अभी 80% से ज़्यादा हो जाएगा तो आप देखोगे कि हमारे margin expansion भी हो जाएगा. And in the course of the year, over the next few months, we have some large deals that is going to help us deliver close to 20% revenue growth. और अगर आप वो 20-22% या उससे ज़्यादा वो मार्जिन वो रेवेन्यू पर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि EBITDA कितना ग्रो हो रहा है ओवर द लास्ट इन द नेक्स्ट 12 months. और जैसे हम अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, इट विल बी एविडेंट इन ऑल ऑफ द नंबर्स. ठीक है, अब रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा. करने एक लास्ट सवाल, हम लोग WeWork ग्लोबल का ब्रांड नेम इस्तेमाल करते हैं. उस ब्रांड नेम यूज के लिए हम 3% मैनेजमेंट फीस देते हैं. ये कोई प्री डिसाइडेड रिवीजन फ्रेमवर्क है क्या, कि फिर से टेबल पे बैठेंगे 3 साल, हर 5 साल में फिर से डिसाइड करेंगे कितनी फीस देनी चाहिए, और कोई कैप है कि नहीं है? दूसरा, क्योंकि WeWork ग्लोबल की बात हुई तो 2023 में उन्होंने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था. हालांकि लकीली 2024 में बाहर आ गए थे. अभी भी पोस्ट IPO मेजर पब्लिक शेयर होल्डर होंगे, आपके 15% होल्डिंग होगी. खुदा ना खास्ता ऐसी कोई फिर से दिक्कत आती है तो उसका इंडियन एंटिटी पे किस तरह का असर पड़ सकता है? तो हाँ, हमारे रॉयल्टी अभी 2.7% है एज ऑफ FY25. इस साल वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक कैलकुलेशन है, मगर हमको लगता है कि एट ऑप्टिमाइज लेवल ये अबाउट 2.5 to 2.3% तक आ जाएगा एज द बिजनेस कंटिन्यूज टू ग्रो. जैसे आपने बोला, WeWork ग्लोबल ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी में गया था, तो वो सिर्फ एक लीज रिस्ट्रक्चरिंग और डेट रिस्ट्रक्चरिंग काइंड ऑफ बैंक्रप्सी है. अभी ग्लोबल बिजनेस एक साल से बैंक्रप्सी के बाहर है और फिर से ऑपरेशंस शुरू हुआ है. और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जो US में है और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी ये 75-80% की तरफ आ रहा है. तो जैसे दैट इज हैपनिंग, you'll see the last 2 quarters they've also been announcing that they're EBITDA positive now and a profitable business again. So the business is very strong. The shareholders, the new owners at WeWork are very strong. और हमको इस पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे शेयर होल्डिंग पर कोई रिस्क नहीं है. परफेक्ट करण, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. अब जब Q1 जिस रिजल्ट सीजन की आप बात करो, एक बार नंबर्स आएंगे तो आपसे और फाइनेंशियल्स पे बातचीत होगी. थैंक यू आज जुड़ने के लिए. ब्रेक